Hello, friends, and welcome to the Exams Made Simple. We are back again with the Hindu analysis for 8th of December 2025. 8 दिसंबर 2025 का द हिंदू न्यूज़पेपर देखेंगे. आई होप आप लोग को हमारा कंटेंट अच्छा लग रहा होगा. अगर लग रहा है तो लाइक करें, शेयर करें. अगर नहीं लग रहा है तो बताएं कि क्या गड़बड़ी है. बट डू दैट फ्रॉम योर एंड. आप अपनी तरफ से एक फीडबैक ज़रूर दिया करें, हर वीडियो पे दिया करें. तो उससे थोड़ा मोटिवेशन हमको भी मिलेगा और हमको भी लगेगा कि हाँ भाई, कुछ लोग एटलीस्ट 100, 200, 300, 400, 500 लोग जो भी देख रहे हैं उनको कुछ तो अच्छा मिल रहा है. प्लीज़ डू दैट फ्रॉम योर एंड. अभी कर दें कमेंट, लाइक तो अच्छा रहेगा. स्टार्ट करते हैं आज के एनालिसिस को. जैसा मैं आपको बताता हूँ कि हिंदू के अलावा मैं आपको एक बार AIR यानी कि ऑल इंडिया रेडियो और PIB भी दिखाता हूँ. तो एक न्यूज़ आर्टिकल आज मुझे PIB में जो मिला, जैसे वैसे मैंने पूरा पढ़ा है बट जो एकमात्र न्यूज़ आर्टिकल PIB में अच्छे से मिला देखने में, वो है इंडिया होस्ट कर रहा है यूनेस्को का 20th ICH सेशन. ICH यानी इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज सेशन. ठीक है ना. तो इंडिया होस्ट कर रहा है यूनेस्को का 20th ICH सेशन. ये लैंडमार्क मूवमेंट है क्योंकि इंडिया पहली बार होस्ट कर रहा है. ठीक है, याद रखिए, दिस इज द फर्स्ट टाइम इंडिया इज होस्टिंग दिस. देखो लिखा भी है, इंडिया टू होस्ट 20th सेशन ऑफ यूनेस्को इंटर गवर्नमेंटल कमिटी फॉर सेफगार्डिंग ऑफ द इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज फ्रॉम 8th to 13th दिसंबर. 8 से 13 दिसंबर में होगा. ठीक है ना. ये है सेफगार्डिंग ऑफ इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज. और याद रखिएगा, इसके लिए कन्वेंशन आया था 2003 में, 2003 में. इसीलिए 20th सेशन है क्योंकि 2003 से 3 के बाद अभी तक 20 सेशन हो चुके हैं. याद रखिएगा, इसके यूनेस्को ने अडॉप्ट किया था 2003 में कन्वेंशन. याद रखिएगा ये भी कि 2003 का कन्वेंशन है ये. ठीक है ना. एंड ये जो कमिटी है बेसिकली, इट इज़ द कमिटी विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर इन्हांसिंग दैट गोल, एडवांसिंग दैट गोल, जो कि 2003 के कन्वेंशन में लाया गया था. ठीक है ना. इंडिया ने यूनेस्को इंटर गवर्नमेंटल कमेटी को सर्व किया है फॉर 3 टर्म्स. And to this date 15 Indian elements have been inscribed on UNESCO representative list. अगर आपको पता है कि वो 15 एलिमेंट्स कौन कौन से हैं इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट में, तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता दें. ठीक है ना. इसके अलावा एक और चीज़ आपको बता दो. देखो लिखा है, द गवर्नमेंट विल होस्ट द 20th सेशन ऑफ द यूनेस्को फॉर सेफ गार्डिंग इंटेंजिबल कल्चर हेरिटेज. एंड ये हिस्टोरिकल सेगमेंट है, ये भी चीज़ है. एंड दिस विल बी द फर्स्ट टाइम दैट इंडिया होस्ट द ICH कमिटी सेशन. ये फर्स्ट टाइम है कि इंडिया ICH कमिटी सेशन को होस्ट कर रहा है. 2003 के कन्वेंशन का नाम क्या है? 2003 का कन्वेंशन है कन्वेंशन फॉर सेफ गार्डिंग ऑफ इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज. और याद रखिएगा, इसका जो रेटिफिकेशन हुआ था 2005 में हुआ था, इसीलिए अभी 20 सेशन हुए हैं. 2005 से अभी तक 20 साल हो गए, तो 20 सेशन हो गए. इंडिया ने भी 2005 में रेटिफाई कर दिया था. एंड इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज की अगर हम बात करें तो यूनेस्को डिफाइन करता है इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज को एज including the practices, knowledge, expression, objects and spaces that communities see as part of their cultural identity passed down over generations. This heritage involves strengthening cultural identity and appreciation of diversity. तो इसके अंदर याद रखेगा, प्रैक्टिसेस भी इन्वॉल्व हो सकती हैं इंटेंजिबल कल्चर हेरिटेज में, नॉलेज भी हो सकता है, एक्सप्रेशंस भी हो सकते हैं, ऑब्जेक्ट्स भी हो सकते हैं, स्पेसेस भी हो सकते हैं. ना, कल को अगर UPSC आपसे पूछ ले कि क्या क्या होता है, केवल ऑब्जेक्ट होते हैं, केवल स्पेसेस होते हैं, नॉलेज, प्रैक्टिस, एक्सप्रेशन, तो सारे होते हैं. ठीक है ना. ये भी आप याद रखना है. एंड यूनेस्को अडॉप्टेड द 2003 कन्वेंशन ऑन 17 अक्टूबर 2003. याद रखिएगा, यूनेस्को ने इसको अडॉप्ट किया था 2003 कन्वेंशन को ऑन 17 अक्टूबर 2003. और तब 32nd जनरल कॉन्फ्रेंस हुई थी पेरिस में. 32nd जनरल कॉन्फ्रेंस हुई थी पेरिस में. बाद में फोर्स में आया होगा 2005 में, तब से इंडिया है ही इसका मेंबर. ठीक है ना. आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल. ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई. मेन यही है इंटर गवर्नमेंटल कमेटी जो ICH है, इंटर गवर्नमेंटल कमेटी, उसके फंक्शंस लिखे हैं. तो देखो लिखा है ना कि 2003 के कन्वेंशन को प्रमोट करना, मॉनिटर करना, गाइडेंस प्रोवाइड करना, रिकमेंड करना कंट्रीज़ को कि क्या क्या कर सकते हो इंटेंजिबल कल्चर हेरिटेज को प्रोटेक्ट करने के लिए. ठीक है ना. इट ऑल्सो प्रिपेयर्स एंड सबमिट्स टू द जनरल असेंबली को प्लान सबमिट करना, ये सारी चीज़ें. इंटरनेशनल असिस्टेंस भी प्रोवाइड करता है. तो ये भी आप सब याद रख सकते हैं. आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दिस. बाकी फिर जो आपका ये वाला पार्ट है AIR पार्ट है. AIR पार्ट में जो न्यूज़ आर्टिकल्स थे
ऐसा नहीं कि न्यूज़ नहीं थे, पर जो भी आर्टिकल्स थे वो सारे आपके आज के हिंदू में भी आए हुए हैं। तो लेट मी ओपन द नेट वंस, एक बार मैं नेट ओपन करके दिखा दूं। बस एक इंपॉर्टेंट है जो नहीं आया है कि इंडिया ओपन कर रहा है एक नई कॉन्सुलेट बिल्डिंग इन शंघाई टू बूस्ट द बायलैटरल एग्रीमेंट, अरे एंगेजमेंट, ठीक है ना। तो इंडिया ने एक कॉन्सुलेट बिल्डिंग स्टार्ट की है शंघाई में। इंडिया ने ओपन की है नई कॉन्सुलेट बिल्डिंग इन शंघाई, मार्किंग एज अ साइन ऑफ स्ट्रेंथनिंग इकोनॉमिक एंड डिप्लोमेटिक रिलेशंस, पीपल टू पीपल इंगेजमेंट विद चाइना। तो हम अपने डिप्लोमेटिक और पीपल टू पीपल इंगेजमेंट चाइना के साथ बढ़ाने के लिए इंडिया ने ओपन किया है नया कॉन्सुलेट बिल्डिंग इन शंघाई, है ना। इसको इनाग्रेट किया गया था अभी रिसेंटली, इंडियन एम्बेसडर टू चाइना जो प्रदीप कुमार रावत हैं उनके द्वारा किया गया। एंड दिस न्यू ऑफिस लोकेटेड इन द डॉनिंग सेंटर इन शंघाईज चांगनिंग डिस्ट्रिक्ट, है ना। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, मॉडर्न है, अल्ट्रा मॉडर्न बनाया गया इसको। एंड ऑब्वियसली बात है, इंक्लूसिव डेवलपमेंट का विजन है चाइना के साथ, पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट को बढ़ाने के लिए, इकोनॉमिक प्लस जो दूसरे डिप्लोमेटिक टाइज है उनको भी बढ़ाएगा, इम्प्रूव करेगा। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दिस न्यूज़ फ्रॉम AIR। आगे मूव करते, कल एक बहुत ही अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ, गोवा के एक नाइट क्लब में एक्सीडेंटल फायर हुआ और जिसके कारण से 25 लोगों की जान चली गई, 25 पीपल, जिसमें से 20 आई थिंक उसमें इमिग्रेंट लेबर्स हैं जो दूसरे स्टेट से आए हुए हैं और 5 उसमें टूरिस्ट्स थे, है ना। तो उसका वीडियो भी आई थिंक वायरल हो रहा था कि उसमें किस तरीके से स्टार्ट हुआ। एंड इट वाज बिकॉज ऑफ द सफोकेशन, जो लोग गए कोई उसमें इमरजेंसी एग्जिट नहीं था और लोग किचन में भाग गए, कुछ लोग गए इधर उधर, तो उस कारण से सफोकेटिंग डेथ थी। दैट वाज वेरी पेनफुल, वेरी 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 सैड टू हियर ऑल्सो। एंड इसके अलावा जो लोग रिस्पॉन्सिबल हैं फॉर ऑर्गेनाइजिंग सच अ अनथॉटफुल मतलब इवेंट, उन लोग को पुलिस ज़रूर पकड़ रही है। आगे मूव करते, देखते और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल है जिनके हमारे बारे में डिस्कस करना है हमको आज। आप मेरे साथ बिल्कुल आगे बढ़ सकते हैं, देखते क्या क्या इंपॉर्टेंट है। पहले 2-3 पेज में कुछ नहीं है, लेकिन एक साथ जब आएगा तो बहुत सारा नॉलेज आएगा, ठीक है। तो एक यहाँ पे लेक में भी फायर हुआ था कल, अष्टमुडी लेक, जो कि कहाँ पर है, कोल्लम केरला में है, याद रखिएगा। आप लोग के लिए एक छोटा सा सवाल है मेरा कि अष्टमुडी लेक इज़ फेमस फॉर विच रीज़न। इंडिया में अष्टमुडी लेक इज़ फेमस फॉर विच रीज़न, आपको बताना है क्यों फेमस है ये अष्टमुडी लेक, ठीक है ना। कोल्लम केरला में है, ये आपको याद रखना है, ठीक है ना। रामसर से रिलेटेड कुछ है क्या तो आप देख करके बता दें। पार्लियामेंट टू टेक अप डिबेट ऑन इलेक्टोरल रिफॉर्म्स दिस वीक, अब इलेक्टोरल रिफॉर्म्स पर डिबेट होगा इस बार। एक और इम्पॉर्टेंट डिबेट है, चूंकि इस बार 150th ईयर है किसका, वंदे मातरम का, 150वीं एनिवर्सरी है वंदे मातरम की, तो उसका भी डिस्कशन होगा। 10 घंटे उसके लिए निकाले गए हैं पार्लियामेंट में, उसके ऊपर डिस्कशन के लिए, वंदे मातरम के लिए। तो अगर मैं आपको थोड़ा कुछ फैक्ट्स बताऊं वंदे मातरम के बारे में, तो वंदे मातरम लिखा किसने है, तो आप ये तो सबको पता है कि बंकिम चंद्र चैटर्जी ने लिखा है, ठीक है ना। बंकिम चंद्र चैटर्जी ने लिखा है ये। और एक और चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि इसको लिखा था उन्होंने बंग दर्शन नाम के जनरल में, बंग दर्शन। और बाद में उनकी एक बहुत फेमस किताब है आनंद मठ, है ना। तो आनंद मठ का फिर बाद में हिस्सा बनती है, आई थिंक 1882 में आनंद मठ का हिस्सा बनती है, ठीक है। और एक और चीज़ आपको याद रखना है, इसमें एक एक्स्ट्रा फैक्ट भी है कि बंकिम चंद्र चटर्जी ने इसको लिखा ज़रूर है, लेकिन इसको जो ट्यून सेट किया, मतलब गाने का जो ट्यून है, वो जादूनाथ भट्टाचार्य, म्यूजिशियन थे, कंपोजर थे। 1840 के आसपास इनका जन्म हुआ था, जादूनाथ भट्टाचार्य। तो याद रखेगा, जादूनाथ भट्टाचार्य ने इसको ट्यून दी है, ठीक है। तो दैट इज अगेन अ थिंग विच इज इंपॉर्टेंट, एंड जादूनाथ भट्टाचार्य का नाम आप लोग लिख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये पूछा जाता है कि पहली बार कब गाया गया था, व्हेन वाज द फर्स्ट टाइम दैट दिस वंदे मातरम वाज संग। तो याद रखिएगा, ये पहली बार गाया गया था 1896 के सेशन में। 1896 का जो सेशन था उसमें रविंद्रनाथ टैगोर ने गाया था इसको पब्लिकली पहली बार, है ना। बाकी मैंने आपको सब बता दिया, आनंद बंग दर्शन बता दिया, आनंद मठ बता दिया। इसके अलावा पहली बार ऑफिशियली गाया गया था 1896 में, कांग्रेस सेशन जब 1896 का हुआ था कलकत्ता में। इसके अलावा इसके जो फर्स्ट 2 स्टैंजाज हैं उसको नेशनल सॉन्ग के रूप में अडॉप्ट किया गया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा 24 जनवरी 1950 को। 24 जनवरी 1950 में, 1950 में ही अडॉप्ट हुआ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा, ठीक है ना। ये भी याद रखना। एंड इसके अलावा कुछ और फैक्ट अगर आपको जानने हो तो आप बाकी देख सकते हैं, बट मेरे हिसाब से इससे ज़्यादा नहीं पूछेगा, ठीक है ना। हाँ, एक और चीज़ बस पूछ सकता है कि पहली बार इसको पॉलिटिकल स्लोगन के रूप में कब यूज़ किया गया था। तो फर्स्ट टाइम पॉलिटिकल स्लोगन के रूप में 7 अगस्त 1905 में पहली बार
इसको पॉलिटिकल स्लोगन के रूप में किया गया था। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी, कुछ अच्छी चीज़ें सीखने को मिली होंगी आपको। जादूनाथ भट्टाचार्य जी के बारे में जाना आपने, कब किया, क्या किया, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। आगे मूव करते हैं, राजनाथ अनवील्स बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट। तो यहाँ पे राजनाथ सिंह जी जो है हमारे यहाँ के डिफेंस मिनिस्टर, उन्होंने कुछ इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट्स जो हैं वो इनॉग्रेट किए हैं, लेकिन ये बनाए किसने थे? ये बनाए थे BRO यानी कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने। तो थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बता दूँ। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली डेवलप करती है और मेंटेन करती है रोड नेटवर्क, ब्रिजेस एंड एयरफील्ड्स इन इंडियाज बॉर्डर एरियाज। बॉर्डर एरियाज में रोड नेटवर्क हो गए, ब्रिजेस हो गए, एयरफील्ड्स हो गए, उनको मॉनिटर मैनेज करने का काम जो है वो किसका है? BRO का है। इसका एस्टैब्लिशमेंट की अगर हम बात करें BRO की, तो इसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ था 1960 में, 1960 में। इट्स अ यूनिक ब्लेंड ऑफ मिलिट्री एंड सिविलियन पर्सनल। की प्रोजेक्ट जो है इसके वो है हिमालयन रोड्स, अटल टनल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर इन भूटान, म्यांमार एंड ताजिकिस्तान। मतलब इंडिया में तो बनाता ही बनाता है, दूसरी कंट्रीज में भी, जैसे भूटान, म्यांमार और ताजिकिस्तान है, वहाँ भी बनाता है। यहाँ इसका मोटो जो है वो है श्रमेण सर्वम साध्यम। श्रमेण सर्वम साध्यम का मतलब होता है एवरीथिंग इज अचीवेबल टू थ्रू हार्ड वर्क। हार्ड वर्क से आप कुछ भी अचीव कर सकते हैं। तो अपने आप में एक ये मोटिवेशनल लाइन है। आई होप यू गॉट क्लैरिटी, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगली न्यूज़ जो थी वो थी नेट ग्रिड के बारे में, नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड के बारे में। और नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड का यूज़ काफ़ी बढ़ गया है। नेट ग्रिड की अगर हम बात करें तो इट्स अ प्लेटफॉर्म फॉर द पुलिस एंड इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज टू सिक्योरली एक्सेस गवर्नमेंट एंड प्राइवेट डेटाबेसेस। तो याद रखिएगा, नेट ग्रिड एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे पुलिस और जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज हैं वो सिक्योरली एक्सेस कर सकते हैं गवर्नमेंट एंड प्राइवेट डेटाबेसेस को, चाहे वो आधार का डेटाबेस हो, चाहे बैंक का डेटाबेस हो, सब एक्सेस किया जा सकता है। इसमें लगभग 45,000 रिक्वेस्ट आ रही हैं एक महीने के अंदर। ये प्लेटफॉर्म एक्सेसिबल है थ्रू सिक्योरिटी एजेंसीज एंड ये लास्ट ईयर ऑपरेशनल हुआ, यानी 2024 में ऑपरेशनल हुआ। पहली बार ऐसा कंसेप्ट आया था 2009 में। फर्स्ट टाइम इट्स कंसेप्ट केम इन 2009 आफ्टर द 26/11, 26/11 के अटैक के बाद 2009 में पहली बार नेट ग्रिड जैसा कंसेप्ट आया। और पहले ही लाया गया था बेसिकली कि क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, इन सब की हिस्ट्री और बैंकिंग डेटा के लिए बेसिकली आया था। बाद में इसमें आधार और ये सारे आधार, एयरलाइन डेटा, बैंक रिकॉर्ड, ये सारे ड्राइविंग लाइसेंस, ये सारा इंक्लूड हो गया, ठीक है ना। और अभी रिसेंटली कॉन्फ्रेंस, DG कॉन्फ्रेंस जो हुई थी रायपुर में, उसमें प्राइम मिनिस्टर ने ये भी कहा कि भाई स्टेट गवर्नमेंट्स का भी आप एक्सेसिबिलिटी प्रोवाइड करो। और स्टेट गवर्नमेंट पहले केवल सिक्योरिटी एजेंसीज के लिए था, 10 सिक्योरिटी एजेंसीज के लिए था। IB हो गया, रॉ हो गई, NIA हो गई, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट, नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, डायरेक्टर ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस, सब के लिए था। बाद में इसको कहा कि भाई पुलिस, जो स्टेट पुलिस है, उसको भी इसका आप एक्सेस प्रोवाइड करो। तो ये सारी चीज़ें हुई। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। अगला जो टॉपिक है वो है ग्रासलैंड सॉइल नॉट ट्रीज एंकर इंडियाज क्लाइमेट रेजिलियंस। तो यहाँ पे बात कर रहा है कि किस तरीके से जो ग्रासलैंड एरिया की सॉइल होती है वो इंडिया के क्लाइमेट रेजिलियंस को एंकर करता है। तो इसका रीज़न क्या बताया कि भैया जो सॉइल होती है ग्रासलैंड में, उसमें जो ग्रासेस उगती हैं उनका फाइब्रस रूट सिस्टम होता है जो सॉइल को बहुत अंदर से डीपली होल्ड करके रखती हैं। And that is why grasslands play a very crucial role in building and maintaining healthy soils, ठीक है ना। Primarily through their deep fibrous root systems that stabilizes the grounds, that enhances the soil structure and that promotes the long term carbon storage। तो ये सारे uses आप देख सकते हैं, that is because of the fibrous root system of the grasslands। यहाँ पे इस आर्टिकल में 2 ग्रासलैंड्स की बात की गई है, मैं दोनों आपको बता देता हूँ। एक तो शोलापुर का ग्रासलैंड है। शोलापुर के ग्रासलैंड का नाम क्या लिखा है यहाँ पे, देखो लिखा है मालशिराज करके कुछ लिखा है, मैं आपको दिखा देता हूँ अभी। यस, मालशिराज दिख रहा है आपको। मालशिराज इज बेसिकली शोलापुर एरिया। एंड दूसरा ग्रासलैंड जो मेंशन्ड है वो है बन्नी ग्रासलैंड। तो शोलापुर तो आपको पता है महाराष्ट्र में है, मालशिराज एंड बन्नी ग्रासलैंड जो है वो गुजरात में है। बन्नी ग्रासलैंड इज इन गुजरात, जो कच्छ रीजन है वहाँ पर है बन्नी ग्रासलैंड। तो ये आपको याद रखना है। एंड बन्नी ग्रासलैंड को कौन मैनेज करता है? तो वहाँ मालधारी पेस्टोरलिस्ट जो कम्युनिटी है गुजरात की, वो है मालधारीज, ठीक है ना। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल, ये भी आपको याद रखना है। एंड यहाँ पे कुछ ग्रासेस के नाम हैं जो यहाँ पे रेज की जाती हैं, जैसे यहाँ पे शोलापुर का एग्जांपल लिया है। तो नेटिव ग्रासेस सच एज डिकैंथियम एन्यूलेटम, क्राइजोपोगन फल्वस
एंड सेनक्रस सेटिगरस। ये साइंटिफिक नेम दिए हैं। अगर आपको कभी यूपी से पूछे तो आपको पता होना चाहिए कि ग्रास के हैं वेराइटीज़ ये। डिकैंथियम एन्यूलेटम, क्राइजोपोगन एंड फल्वस एंड सेनक्रस सेटिगेरस। तो ये आपको याद रखना है, दीज आर द ग्रास वेराइटीज़। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। आगे मूव करते हैं। अगला है एडिटोरियल पार्ट, सर्विलेंस एप्स इन वेलफेयर, स्नेक ऑयल फॉर अकाउंटेबिलिटी। अब इस आर्टिकल में देखो ऑथर ने जो बिल्कुल मैं आपको शॉर्ट में बताऊंगा कि डिजिटल सर्विलेंस एप्स का यूज़ बढ़ता जा रहा है। डिजिटल सर्विलेंस एप्स का मतलब कि जैसे गवर्नमेंट आपको बोले कि भाई यहाँ जाके फ़ोटो खींचना, यहाँ जाके आप काम की फ़ोटो डालना, तब आपका काम माना जाएगा। क्यों? क्योंकि एक तो क्रेडिबिलिटी जो है एम्प्लॉयज़ की भी घटती जा रही है ना, बिकॉज ऑफ द करप्शन, बिकॉज ऑफ द मतलब जो लेजीनेस है, लेथार्जी है गवर्नमेंट वर्कर्स की, उस कारण से घटती है। तो गवर्नमेंट क्या है, कुछ कुछ तरीके खोजता रहता है कि फ़ोटो, वीडियो, बायोमेट्रिक या फेशियल रिकग्निशन, इन टेक्निक से वो गवर्नमेंट वर्कर्स की अकाउंटेबिलिटी इंश्योर करने की कोशिश करता है। लेकिन ऑथर का ये कहना है कि जो ये टेक्नोलॉजी है ये केवल और केवल एक काम कर रही है, रियल वर्क से ध्यान हटा रही हैं। दे आर ओनली डूइंग वन थिंग, दे आर शिफ्टिंग द फोकस फ्रॉम रियल वर्क। मतलब कि अब एम्प्लॉयज़ को केवल ये दिमाग लगाना है कि अटेंडेंस कैसे मार करें या फोटो कैसे अपलोड करें, काम पे उनका फोकस अब नहीं है। तो इस कारण से वो सारा दिमाग अब इसमें लगा रहा है कि किस तरीके से मैं फर्जी तरीके से फोटो खींच सकता हूँ, किस तरीके से मैं अटेंडेंस मार कर सकता हूँ। यही हो भी रहा है बार बार। कई बार फेक फोटोज अपलोड की जाती हैं, कई बार रिपीटेड फोटोज अपलोड की जाती हैं। चेक करने वाला सिस्टम थोड़ी, कोई चेक थोड़ी कर रहा है, लेकिन हाँ अपलोड करने के लिए है। एंड यही ऑथर ने वही कहा कि बहुत सारे, जैसे नरेगा ऐप था, NMMS ऐप था जो आपका इन सब में भी करप्शन हुआ, अडेप्ट कर गया एंड लोगों ने फोटोज मैनिपुलेट करना शुरू कर दिया फेक अटेंडेंस लगाने के लिए, है ना। FRT बेस्ड जो वेलफेयर डिलीवरी है, जिसमें जैसे कि फेशियल रिकग्निशन के बेस्ड पोषण ट्रैकर, आधार बेस्ड हो गया या PDS हो गया, तो इसमें भी बहुत सारे एक्सक्लूजन इश्यूज होते हैं, है ना। फेशियल रिकग्निशन में दिक्कत है, फिर एक्सक्लूजन इश्यूज होते हैं। जो लोग डिसेबल्ड हैं या जो लोग एल्डरली पीपल हैं जिनके फेशियल मार्कर्स चेंज हो गए हैं, या फिर कई बार पुअर कनेक्टिविटी के कारण दिक्कत होती है। तो ऑल दिस ऐप्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा इंश्योर नहीं कर पा रहे हैं कि काम हो। एंड दिस सिस्टम, जो टेक सिस्टम का इंट्रोडक्शन है, दैट इज इंट्रोड्यूसिंग अनदर लेवल ऑफ करप्शन, न्यू फॉर्म्स ऑफ करप्शन, जिसमें न्यू फॉर्म्स ऑफ करप्शन भी आ रहे हैं, प्लस इसके कारण डिले भी हो रहा है। डिले क्यों हो रहा है? जैसे मान लो आप किसी को नेटवर्क नहीं मिल रहा, बेचारा 200 मीटर दूर जाके अटेंडेंस लगाने की कोशिश करेगा, तो वहाँ पे बोलता है कि इनवैलिड लोकेशन। एंड तो वो व्यक्ति करे क्या? तो मतलब कि अगर आपने फेक फोटो अपलोड कर दी वो चलेगा, लेकिन काम करके फोटो अपलोड नहीं कर पाए तो वो नहीं चलेगा। मतलब काम नहीं की और फोटो अपलोड कर दी वो चल जाता है, पर अगर आपने काम कर दिया और फोटो नहीं अपलोड कर पाए तो वो नहीं चल पा रहा है। तो ये सारी चीज़ें हैं करप्शन को जन्म देती हैं, डिले को जन्म देती हैं, इनएफिशिएंसी को जन्म देती हैं। एंड एक तो ऑब्वियस सी बात है प्राइवेसी वायलेशन भी है, क्योंकि आपको ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स की भी फोटो डालनी है कई कई जगहों पे, कई पोषण ट्रैकर है जैसे आपको ब्रेस्ट फीड मदर की डालनी, तो दैट इज़ अगेन अ प्राइवेसी वायलेशन। एंड ये जो टूल्स हैं, ये टूल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी बनाने के लिए थे लेकिन बना नहीं पा रहे हैं। ओनली ऑन फोर्स्ड अकाउंटेबिलिटी, ऑथर का कहना है कि केवल फोर्स्ड अकाउंटेबिलिटी है। एंड वर्कर्स जो हैं दे ऑफन फील पनिश्ड एंड डिमोरलाइज्ड, उनको लगता है कि ये ऐप पनिशमेंट है, ये डिमोरलाइज करता है उनको। और गवर्नमेंट जो है इसी फ्लॉट सिस्टम के साथ काम कर रही है। एंड इट इज़ क्रिएटिंग एग्नोटोलॉजी, ऑथर का कहना है कि एग्नोटोलॉजी क्रिएट कर रहा है। एग्नोटोलॉजी मतलब डेलिबरेट इग्नोरेंस, लोग जो है वो डेलिबरेटली इसको इग्नोर कर रहे हैं। एंड ऑब्वियस सी बात है ये सिस्टम जो है वो गवर्नेंस के लिए ठीक नहीं रहेगा। आगे मूव करते हैं। व्हाट आर द कंसर्न्स ओवर द ड्राफ्ट ISI बिल। ISI यानी कि जो आपका ये आई थिंक वही है ना, इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट बिल 2025 लाया गया है। पहले आपको इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट के बारे में बताऊं तो इसका फाउंडेशन हुआ था 1931 में, 1931 में इसका फाउंडेशन हुआ था। PC महलनोबिस जी ने इसको बनाया था और इसको एक नेशनल इंपॉर्टेंस का इंस्टीट्यूशन ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस डिक्लेयर किया गया था 1959 में, ठीक है ना। और नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन के लिए बनाने में इसने की रोल प्ले किया। स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड सबसे बड़ी इंस्टीट्यूशन है इंडिया की, ऑब्वियस सी बात है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो अभी ये 2025 में जो ISI बिल आया है वो क्यों आया है? तो इसका बिल ये है कि बेसिकली अभी जो है इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट ये एक रजिस्टर्ड सोसाइटी है, उससे इसको एक स्टैट्यूटरी बॉडी में कन्वर्ट करना है, ठीक है ना।
जो कि मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के अंतर्गत आएगी, ठीक है ना। इट ऑल्सो क्रिएट्स अ न्यू बोर्ड ऑफ गवर्नर्स, जिसमें नए बोर्ड ऑफ गवर्नर बनाए जाएंगे इसके मैनेजमेंट के लिए, और उसमें मेजॉरिटी जो है गवर्नमेंट नॉमिनीज हैं। इट ऑल्सो इंट्रोड्यूसेस अ मोर कॉर्पोरेट फंडिंग मॉडल। कॉर्पोरेट फंडिंग इसमें मॉडल इंट्रोड्यूस किया जाएगा, जिसमें कंसल्टेंसी फीस, स्पॉन्सर्ड प्रोजेक्ट, की सब चीज़ें रहेंगी। अब एकेडमिशियंस और स्टूडेंट्स जो हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि सबसे पहले उनका ये कहना है कि भाई इट इज़ अ लॉस ऑफ एकेडमिक ऑटोनॉमी। गवर्नमेंट का ओवर रीच बढ़ेगा, गवर्नमेंट की मेंबर्स बढ़ेंगे तो एकेडमिक ऑटोनॉमी का लॉस होगा। इसके अलावा जिसमें एकेडमिक रिप्रेजेंटेशन हुआ करता था, मतलब 1959 का जो एक्ट था उसके अंतर्गत इसमें एकेडमिक रिप्रेजेंटेशन था, लेकिन जो नया बिल है वो फैकल्टीज़ को तो पूरा साइडलाइन कर रही है, गवर्नमेंट के नॉमिनीज, गवर्नमेंट के मेंबर्स को इंक्लूड करेगी। एंड जो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स है उससे जो फैकल्टीज़ हैं उनकी और कम हो जाएगी वैल्यू, है ना। एंड इट इज़ अ वायलेशन इन द स्पिरिट ऑफ सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट, वायलेशन है इसकी फंक्शनिंग में। इसके अलावा उन गवर्नमेंट का ये कहना है लेकिन कि नहीं, 2031 में सेंटेनरी ईयर है, 100 साल होने वाले हैं, तो हम चाहते हैं इसके पहले आईएसआई को ग्लोबली कॉम्पिटिटिव बना दें, ठीक है ना। इसके अलावा उन्होंने माशेलकर कमेटी, लिख लेना आप लोग, माशेलकर कमेटी ने भी रिकमेंडेशन दिया था कि इसका गवर्नेंस का ओवरऑल होना चाहिए। 2020 में कमेटी आई थी माशेलकर कमेटी 2020, उसने भी कहा था कि इसका गवर्नेंस स्ट्रक्चर ओवरऑल होना चाहिए, तो उसका भी जिक्र किया है गवर्नमेंट ने। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल है जिनके बारे में हमको डिस्कस करना है। तो नीचे तो ऐसी कोई नहीं है। दैट इज़ इट फॉर द डे। कीप लविंग अस, कीप शेयरिंग, आई होप आपको अच्छा लगा होगा। लाइक शेयर ज़रूर करें। ये वो न्यूज़ आर्टिकल हैं जो यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए इंपॉर्टेंट है। खबरें और भी हैं, ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि खबरें इतनी ही हैं, खबरें बहुत सारी हैं, लेकिन ये वो है जो यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, जिनसे क्वेश्चन अभी बन सकता है। कुछ ऐसी भी हैं जो हाफ बेक्ड न्यूज़ आर्टिकल हैं, जो हाफ आई हैं, लेकिन उसमें क्वेश्चन नहीं बन रहा है ना, तो वो मैं आपको नहीं बता रहा हूँ। आई होप आपको अच्छा लग रहा होगा। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।